हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और आज हम लोग बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में और चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। और आपका चैप्टर नंबर 4 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको 3 ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया। मतलब जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी वो 3 वर्ड, मतलब 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो माइक्रोबायोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी या साइंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, देखिए स्टडी ऑफ लिविंग स्मॉल थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे मैं इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हूँ, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। आपको इतना पता है कि जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है हमारे साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है वो हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनेशन क्लियर हुआ। और इसका एक और मैं अदर डिफिनेशन बताती हूँ, हो सकता है अगर इससे ना क्लियर हुआ हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टीनी लिविंग मतलब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। ये सब क्या है, हमारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट कैन अफेक्ट मेडिसिन। और ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, प्रोटोजोआ जो है हमारे मेडिसिन को अफेक्ट करते हैं। मेक पीपुल सिक, बी यूज टू मेक मेडिसिन्स। और हमारे मेडिसिन को और हमारे कुछ पीपुल्स को अफेक्ट करते हैं, कौन, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। इतना हुआ, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमारे माइक्रोबायोलॉजी जो है इसकी कितनी ब्रांचें हैं, ठीक है, कितनी शाखाएं हैं, कितनी शाखाओं में हमारे माइक्रोबायोलॉजी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है इसको मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब देखिए, एक तरफ ब्रांच नेम लिखे हैं, एक तरफ स्टडी लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरियोलॉजी जो है और इधर हम क्या लिखे, स्टडी, मतलब किसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए बैक्टीरियोलॉजी क्या है, कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछता है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, वायरोलॉजी क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे स्टडी किए रहेंगे तो वहाँ बताने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, उसमें हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं जिसको बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस आर कॉल्ड वायरोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जहाँ भी माइकोलॉजी वर्ड आएगा आप जानिएगा कि वहाँ पे हमारे फंजाई या कवक की बात हो रही है, स्टडी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड माइकोलॉजी। उसके बाद प्रोटिस्टोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा आर कॉल्ड प्रोटिस्टोलॉजी। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट जो हमारे लिविंग थिंग्स पे होस्ट बना के और अपने मतलब न्यूट्रिशन को लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटिस्टोलॉजी। अब क्या है, जो हमारा प्रोटिस्टोलॉजी है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी, ठीक है। अब हमको लगता है कि आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है ये अब ब्रांच समझ में आया। तो अब हम लोग बात करेंगे स्कोप की, ठीक है। स्कोप इसका क्या है, देखिए
स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जो स्कोप मतलब कहाँ कहाँ क्षेत्र हमारे माइक्रोबायोलॉजी का फैला हुआ है, अब हम आप लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉलोइंग, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल, एंटीबायोटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट। फोर्थ, स्टेलाइजेशन, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, ठीक है। ये सब क्या है, पांचों छह जो है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप है, और इसके अलावा और सारे भी हैं, ठीक है। बस हम इन लोग इतना पता है, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। इम्यूनोलॉजी देखिए, लोग बोलते हैं ना कि इम्यून सिस्टम बूस्ट होना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, वीक है, तो हम लोग जब जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम लोगों को देखिए सर्दी जुकाम ये सब कोल्ड ये सब हो जाता है ना, तो वही जिसका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है उसको क्या होता है कि बहुत जल्दी मतलब वो एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, और जो हमारे पैथोजन होते हैं उन पे आक्रमण नहीं कर पाते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं होता है, इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो उनको क्या होता है जैसे मौसम चेंज होता है तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे इम्यूनोलॉजी हो गए। अब देखिए मेडिकल में क्या है, डील्स विथ डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। मेडिकल में क्या होता है, चाहे हमारे ह्यूमन बींग्स हुए चाहे एनिमल्स, उसमें क्या होता है कि हमारे डिजीज के बारे में मतलब हम लोग उसको डील्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए एंटीबायोटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। एंटीबायोटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट, इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड अदर थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट। मतलब क्या है, कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली यूज किए जाते हैं, और हमारे एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, हमारे वैक्सीन के प्रोडक्शन में, और हमारे जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन का यूज हो रहा है वो क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। अब देखिए स्टेलाइजेशन क्या होता है। स्टेलाइजेशन जो है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व किलिंग इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। स्टेलाइजेशन जो होता है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि मतलब किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा मतलब सुरक्षा करने के लिए करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में मतलब कृषि विभाग में उपयोग किए जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। फूड एंड डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड एंड डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड और डेयरी मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है। यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एज पनीर, पिकल्स, ईटिस। कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पनीर को, पिकल्स को बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे प्लांट के ग्रोथ में मतलब पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे हमारे राइजोबियम हो गए, एस्टोबैक्टर, जितने भी हमारे जैसे दलहनी फसलें होती हैं, जैसे हमारे मटर, हमारे वो सब क्या मटर हो गए, अरहर हो गए, हाँ ये सब इन सब को क्या होता है कि जो हमारे राइजोबियम है, एस्टोबैक्टर है, कुछ स्पीसीज जो है ये सब हमारे लेगुमिनस प्लांट के मतलब रूट में पाई जाती हैं, और ये क्या काम करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा बनाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है तो जब प्लांट का मतलब प्रमोशन अच्छा होता है, ठीक है। आई होप आपको स्कोप समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप माइक्रोबायोलॉजी एक फॉलोइंग। पहला हमारा मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एमाइलोज, कुछ हमारे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए मोल्ड क्या होता है, मोल्ड की बात करते हैं, राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इट इज मोल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। ये जो
हमारे राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम, ये सब क्या होते हैं, एक तरह से हमारे मोल्ड जो होते हैं इसकी स्पीसीजे हैं, इसके मतलब इसके अंतर्गत ये सब भी आते हैं, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या काम करते हैं, हमारे फूड को डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन करने में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। सम स्पीसीज मोल्ड इज यूज्ड इन चीज प्रोडक्शन, और कुछ ऐसे हमारे मोल्ड की कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जो हमारे चीज प्रोडक्शन, चीज मतलब पनीर, पनीर के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, दे आर मोस्टली नॉन फिलामेंटस एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग प्रोसेस। अब देखिए जो हमारे क्या है ये ईस्ट होते हैं, ईस्ट भी एक तरह से हमारे मोल्ड कैटेगरी का ही ये भी है, और इसको भी एक तरह से हम कवक के फंजाई के रूप में जानते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, नॉन फिलामेंटस होता है। ये जो हमारा ईस्ट होता है ये नॉन फिलामेंटस होता है, इसमें फिलामेंट नहीं पाए जाते हैं। जैसे देखिए एक क्या हो गया हमारे यहाँ पे देखिए, यही ऐसे ओवल इन शेप्ड का होता है, यही हमारे ईस्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें कोई फिलामेंट है क्या, फिलामेंट नहीं है ना, ये ऐसे सिंपल ही है, ठीक है। तो यही हमारा ईस्ट है, ठीक है। और इसमें एक और वर्ड हमने बोला है, नॉन फिलामेंटस एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन और बडिंग प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है हमारे ईस्ट में बाइनरी फ्यूजन या बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। देखिए अब हमारे ईस्ट हो गए, ठीक है। ये जब मेच्योर होंगे तो इसमें क्या होगा, ऐसे ही अपने बॉडी को ऐसे ही बढ़ा लेंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, यहाँ हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, ऐसे 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 हो गए, ठीक है, ऐसे बना लिए। उसके बाद अपने आप को दोनों को ऐसे अलग कर देंगे। यही प्रोसेस हमारे ईस्ट में क्या है, यही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, एक तरह से बडिंग प्रोसेस या बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, दे में बी बोथ हार्मफुल एज वेल यूजफुल फॉर फूड इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे हमारे ईस्ट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे हमारे फूड इन डेयरी फूड इंडस्ट्रीज में, तो जो हमारे सैक्रोमाइसीज होती है, ये क्या काम करती है, हमारे फूड को बनाने में मदद करती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया कैन बी हार्मफुल एंड बेनिफिशियल फॉर फूड एंड फूड इंडस्ट्री। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हो गया लैक्टोबैसिलस लैक्टिक बैक्टीरिया जो होती है हमारे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को दही में दूध से दही बनाने में हमारी लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक बैक्टीरिया यूज होती है। अब देखिए एक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, माइकोबैक्टीरियम लैक्टिकम जो है ये क्या काम करती है, ये जो बैक्टीरिया है हमारे विटामिन के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एमाइलेज क्या होता है। एमाइलेज, दीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च हाइड्रो lysitage used in various production from formation। हाँ, एक क्या है, ये जो हमारा एमाइलेज है इसको हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाया जाता है, बियर और विनेगर बनाने में यूज होता है हमारा एमाइलेज। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं इपिडेमियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। इपिडेमियोलॉजी जो होता है इसको महामारी विज्ञान के नाम से जाना जाता है, और इपिडेमियोलॉजी को 3 ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया, इपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इपी एमंग या अपान, डेमियो पीपुल या डिस्ट्रिक्ट, लॉजी स्टडी, ठीक है। ऐसे अब इसमें क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड, हु दे अफेक्ट एंड हाउ टू कंट्रोल देम इन पॉपुलेशन।
एपिडेमियोलॉजी जो होता है इसको महामारी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारा कौन सा डिजीज है जो तेज़ी से फैल रहा है, किससे अफेक्ट हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हमारे पॉपुलेशन के बीच में। ये सब बातें किसके, पॉपुलेशन के बीच में, लोगों के बीच में हो रही है कि कौन सा डिजीज तेज़ी से फैल रहा है, कैसे किसको अफेक्ट कर रहा है और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिजीज प्रिवेंशन, पहली बात तो हमारे रोगों को रोकथाम करना। दूसरी, टू इवेलुएट हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस को इवेलुएट करना। टू डायग्नोस टू हेल्थ एंड कम्युनिटी, हमारे समुदाय में हेल्थ को डायग्नोस करना। उसके बाद टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, और सिंड्रोम की आइडेंटिफाई करना। टू सर्च फॉर कॉज ऑफ डिजीज, और कौन सा रोग हुआ है, कैसे हुआ है, उसको सर्च करना। प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, प्लानिंग और इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएट करना। डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो डिजीज है वो कैसे फैल रहा है। टू फाइंड कॉजेशन ऑफ द डिजीज, जो हमारा रोग हो रहा है उस रोग के कारण का पता लगाना कि कैसे वो रोग हो रहा है। ठीक है, ये हमारे एपिडेमियोलॉजी का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, एपिडेमिक क्या होता है। ठीक है, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक, ये सब क्या होता है। एपिडेमिक जो होता है, इट इज डिफाइंड एट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम इज आल्सो कॉल्ड एपिडेमिक, जो होता है जिसको महामारी बोला जाता है। और एक क्या होता है, किसी हमारे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर एरिया में किसी एनिमल से, किसी ह्यूमन बींग से ये डिजीज फैलता है जिसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और डिफिनेशन मैं लिखी हूँ, एन एपिडेमिक इज द सडन स्प्रेड ऑफ डिजीज in a community or region affected more people than normally expected। मतलब क्या है कि हमारे किसी समुदाय में, किसी रीजन में सडनली अचानक फैलने वाला डिजीज है और लोगों के ब्रीच, जैसे हमारे कॉलरा हो गया, डेंगू हो गया, ऐसा तो नहीं है पूरे देश में फैला होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंट्रीज में ये सब हमारे डिजीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक जो होता है, a pandemic is an disease spread to many countries worldwide and affect people all over the worldwide। मतलब पेंडेमिक ऐसा डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे ये पूरे कंट्रीज में फैला होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये डिजीज़ फैलता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे आल पीपुल्स, आल कंट्रीज के मतलब सारे इससे ग्रसित होते हैं। देखिए इसके एग्जांपल में कोविड-19, अभी हमारा जब कोविड-19 आया था तो आप लोगों को ये पता है कि कोई देश ऐसा नहीं छूटा था जहाँ पे हमारे कोविड-19 ना पहुँचा हो। ठीक है, तो हमारे क्या है, पेंडेमिक डिजीज है। ठीक है, अब देखिए एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक का मतलब होता है कोई स्थानीय रोग। ठीक है, एन एंडेमिक डिजीज इज ए डिजीज दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन। ये जो हमारा एंडेमिक होता है पर्टिकुलर किसी एरिया में, किसी पॉपुलेशन में मतलब एक डिजीज होता है। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, मलेरिया। आई होप आप लोगों को एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कौन सा डिजीज कैसे किस रीजन से फैलता है। ठीक है, अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम लोग बात करेंगे। आप लोग पेशेंस बनाए रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन यह अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द वे ऑफ डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे हमारा जो डिजीज है, देखिए किसी एक पर्सन को हुआ है, एक पर्सन इन्फेक्टेड है,
अब क्या है, यहाँ से फिर क्या है, किसी दूसरे पर्सन में जाना, यही एक तरह से यहाँ से डिजीज यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाना, इसी को हम बोलेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द वे ए डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक तरह से क्या है, एक मतलब हमारे यहाँ पे देखिए एक वे रास्ता है जिसमें डिजीज स्प्रेड हो रहा है वन पर्सन और अनदर पर्सन, ठीक है। अब इसका हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये टू टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या है, टचिंग ऑन एन इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से ही वो क्या हो रहा है कि हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहा है, ड्रॉपलेट स्प्रेड, ए हो गया, ड्रॉपलेट का तेजी से फैलना। इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में हमारे एयरबॉर्न डिजीज हो गए, व्हीकल बॉर्न हो गए, वेक्टर बॉर्न हो गए, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज में जैसे क्या हो गया कि हमारे जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गए, ठीक है। जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है वो हमारे एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अब ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि उस जो पेशेंट होता है उसको क्या होती है, खांसी आती है। और जब खांसी आती है तो कभी कभी देखिएगा कि खांसी के टाइम जब टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या होता है कि जब उसको वोमिटिंग होती है तो उस टाइम क्या होता है कि ब्लड का वोमिटिंग होता है, ठीक है। तो वो देखिए ब्रीदिंग इन ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ एंड स्नीजिंग, जब वो जो पर्सन है वो कफ और स्नीजिंग करता है तो उससे क्या होता है कि देखिए कोई भी पर्सन है, अभी देखा इसको कफ हुआ, कफिंग हुआ या स्नीजिंग हुआ, मतलब चाहे कफिंग कर रहा है या स्नीजिंग छींक रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे कफ के टाइम हुआ या स्नीजिंग के टाइम, तो यहाँ पे जो हमारे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कुछ ड्रॉपलेट ऐसे गिर जाएंगे, गिर गए, उसके बाद फिर क्या होगा कि जब कोई हमारे लिविंग पर्सन आएगा, और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं आपको इतना पता होना चाहिए 30 से 36 सेकेंड में ही ये सब, मतलब इतने टाइम में अगर किसी लिविंग को पा गए तो इनके ऊपर होस्ट बना लेंगे और उनको अफेक्ट कर दे, अगर अदरवाइज ये 30 से 36 सेकेंड में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, अबाउट इसको माना जाता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई एयरबॉर्न में क्या हो रहा है, ब्रीदिंग इन ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ एंड स्नीजिंग, जब कोई क्या है सांस लेते वक्त सांस तो ले ही रहा है लेकिन क्या है कि कफ और स्नीजिंग के टाइम कोई ड्रॉपलेट ऐसे गिर गया, उसके बाद क्या हो गया कि वो फिर किसी लिविंग थिंग्स पे अपना होस्ट बना के वर्क करने लगा। देखिए इसके एग्जांपल में मैंने ट्यूबरकुलोसिस को दिया है, और जो हमारे बैक्टीरिया कौन से हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है पेशेंट को अफेक्ट करता है, और जो ट्यूबरकुलोसिस होती है एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है। अब वेक्टर बॉर्न में क्या होता है, स्प्रे थ्रू मॉस्किटोज। अब देखिए जो हमारा मॉस्किटोज है, ठीक है, यही क्या काम करता है कि यही एक तरह से वेक्टर की तरह वर्क करता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा और वही फिर मॉस्किटोज किसी हेल्दी पर्सन को जाके काट लिया, तो फिर क्या होगा कि इसका जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का जो होगा इसके तक पहुंचाएगा ना, तो इससे इसको भी इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल में हमारे मलेरिया होगा, ठीक है। इन देखिए एक तरफ से डायरेक्ट एक तरफ इनडायरेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन और हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट, मतलब ये सब इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। इनक्यूबेशन पीरियड इट इज द हिडन पीरियड बिफोर यू स्टार्ट फीलिंग सिक, यह वह छुपा हुआ समय है जब तक आप बीमारी महसूस नहीं करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसमें क्या होता है कि ऐसा पीरियड है जिसमें हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या बीमारी है, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम बिटवीन व्हेन ए पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय ए डिजीज एंड व्हेन द फर्स्ट सिम्पटम अपीयर। इसमें क्या होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हमको क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। इसकी हिंदी भी लिखे हैं, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड वह समय होता है जब कोई व्यक्ति रोग से संक्रमित होता है और उसके पहले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कोई व्यक्ति है उसको मतलब कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, उसके पहले उसको सिम्पटम दिखाई देने लगे, वही क्या होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको इजी करने के लिए इस हिंदी भी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब एक तरह से पृथक्करण करना, ठीक है, अलग करना। हाँ, आइसोलेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ
सेपरेटिंग ए सिक पर्सन विथ ए categorize disease from healthy person, हेल्दी पीपुल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। अगर देखिएगा दो तरह के मतलब इंसान है, ठीक है। एक क्या है कि बीमारी से ग्रसित है, एक नहीं ग्रसित है, ठीक है। तो इसी दोनों को अलग करना कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अलग कर देना और जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको अलग कर देना, यही क्या होता है हमारा आइसोलेशन होता है। देखिए इसमें लिखे भी है हिंदी भी, आइसोलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य लोगों से अलग रखा जाता है ताकि रोग फैलने से रोका जा सके, ठीक है। एक और इसका मतलब वो लिखे हैं डेफिनेशन, कीपिंग ए सिक पर्सन अवे फ्रॉम अनदर सो दे डू नॉट अफेक्ट एनी वन, मतलब बीमार व्यक्ति को दूसरे से दूर रखना। हाँ, ये हमारा मतलब वही बोले ना पृथक्करण करना, वही हमारा आइसोलेशन होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया मैंने जितना बताया। अब आगे मैं आपको बताऊंगी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की बात करेंगे। देखिए रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज बताया सोशल फार्मेसी में बहुत इजीली मैंने अपना खुद नोट्स बनाया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो जिसका फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप लोग ऐसे इस चैनल पे बने रहिए ताकि आप लोगों को, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप लोगों को वीडियोज का नोटिफिकेशन बहुत पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप लोग इजीली नोट मतलब इस वीडियोज को लेक्चर को सुन भी लेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और आप लोग इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। डिप्लोमा का, डी फॉर्म का, मैं सोशल फार्मेसी और एचएपी का नोट्स जरूर आप लोगों को शेयर करूँगी, नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी और लेक्चर्स तो प्रोवाइड ही करवाऊंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के साथ, ठीक है।